तो वैश्वीकरण एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, जैसे पानी हमेशा गिरता रहता है ऊपर से, तो ग्लोबलाइजेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। इसमें विश्व के सभी देश आपस में एक दूसरे से आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक रूप से जुड़े हुए हैं। दे आर लिंक इन द टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड कल्चरली। हम आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, यही ग्लोबलाइजेशन है। बट ये मत समझना जैसे अमेरिका कहता है कि पूरी दुनिया को ग्लोबलाइजेशन हमने दिया, वर्ल्ड बैंक हमारा, IMF हमारा। इज नॉट ग्लोबलाइजेशन, इट्स ग्लोबल एक्सटॉर्शन। अब देखते हैं, तो क्वेश्चन है कि आपको ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट किस पे बताना है? सांस्कृतिक विविधता के कोर पर, यानी जो हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी है उसके कोर पर। सबसे पहले भाषाई विविधता पर प्रभाव, आप लोग जानते हैं लैंग्विस्टिक। पहले हमारे कोई कन्नड़ बोल रहा है, कोई जो है मलयालम बोल रहा है, कोई हिंदी, भोजपुरी जैसे भी। तो लंबे समय से एक दौर चला, खासतौर पे 1960s के बाद एक दौर चला, और 1991 के बाद तो बहुत खतरनाक दौर हो गया। तो तुम्हें वो पिक्चर याद है, ठीक है, जिसमें वो कहता है, जिसमें एक अंग्रेजी का टीचर होता है, तो कोट वोट पहन के आ जाता है, हे बोथ ऑफ यू टू, हे बोथ ऑफ यू टू स्टैंड इन द मिडिल ऑफ द कॉर्नर, अदरवाइज आई स्लैप ऑन योर रेड चीक एंड योर चेक बिकम रेड लाइक एप्पल। तो उस तरह से हमें नहीं भी आती अंग्रेजी तो हम उसके पीछे घुसे पड़े। योग से योगा हो गया, ठीक है, हिंदी बोलने में हमें शर्म, तो हमारी क्षेत्रीय भाषाओं को बहुत नुकसान, हमें शर्म आने लगी। और यकीन मानो ये है, ठीक है, हमें शर्म आने लगी। जो इंग्लिश बोल रहा है उसको बड़ी सम्मान की नजर से देखे, भले जाओ कितनी भी टूटाई पुटाई इंग्लिश बोल रहा हो। तो उसमें बेचारे वो सब अंग्रेजी सीखने गए होते कि हमें अमेरिका जाना है, तो बोलता है बोथ ऑफ यू टू स्टैंड इन द मिडिल ऑफ द कॉर्नर। तो यहां पर भी वही बात है। तो हमारे भारत की जो विविधता है, भाषाई विविधता, और हर भाषा का अपना एक ग्रामर होता है, ये हमारी इनरिचमेंट थी। वी हैव लॉट ऑफ टाइप ऑफ ग्रामर। तमिल परिवार की भाषाएं इतनी समृद्ध है, भारतीय परिवार की भाषाएं इतनी समृद्ध हैं, तो हमने वो सब समृद्धता पे ऐसी तैसी लगाई। पूरा भारत, ज्यादातर हिस्सा इज, एम, आर, इसी पे परेशान हो गया। तो इसका हमें नुकसान क्यों? क्योंकि वो पोजीशन ए पर बैठे हुए थे। इंटरव्यू इंग्लिश में है, हर बड़ा आदमी अंग्रेजी में बोल रहा है, हर जिसके पास भी थोड़ा बहुत पैसा है वो अपने बच्चे को कॉन्वेंट स्कूल में भेज रहा है, अंग्रेजी स्कूल में भेज रहा है, वो बेचारा वहां जाके स्ट्रगल ही कर रहा है। कई स्कूल भारत में ऐसे हैं जहां पर हिंदी बोलने में फाइन होता है, कि वहां सिर्फ इंग्लिश में बात करनी है। आप लोग मानते हो कि नहीं मानते हो? कई ऐसे स्कूल हैं जहां हिंदी बोलने में फाइन लगता है। पता नहीं वो एग्जिस्ट कैसे कर रहे हैं यहां पे, और क्या मानसिकता है उन नेताओं की, उन जो पॉलिसी मेकर की, ऐसे स्कूल्स को एग्जिस्ट कैसे करने दिया। आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP में आपने देखा, हम वापस अपनी गलती को 70-75 साल बाद सुधार पाए आजादी के बाद, कि क्षेत्रीय भाषाओं में भी आपको शिक्षा देनी होगी। हां या ना? यही हम कर रहे हैं, क्योंकि भारत अपनी ताकत को पहचान रहा है। जो प्रधानमंत्री ने कल कहा, स्टेटमेंट बहुत बड़ा था, कि 2014 में भारत ने पुनर्जागरण किया है। रिनासा है ये, सोया हुआ था भारत अपनी शक्तियों को लेकर। वो ब्राउन साहब यही कंटिन्यू, भारत में कोई स्कूल एग्जिस्ट कैसे कर सकता है कि वहां पर हिंदी बोलने पे फाइन लग रहा है। ऐसे प्रिंसिपल को तो ये आप जब अपने लोग, मान लो उस स्कूल से एक व्यक्ति IAS बन जाता है और हिंदी बेल्ट में वो DM बन जाता है, ठीक है, क्या कभी वो किसी गरीब व्यक्ति, कोई वहां का जो कोई किसान है, कोई वृद्ध महिला है, कभी उसकी परेशानी को समझ पाएगा? उनसे कभी कम्युनिकेशन, संवाद कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। बात भाषा की नहीं है, बात मानसिकता की है, कि अंग्रेजी बोलने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। प्रधानमंत्री ने भी कुछ दिन पहले बात कही, मानसिक गुलामी से, कई बार क्लासेस में पढ़ा चुका हूं, मानसिक गुलामी से छुट्टी नहीं मिलेगी प्रभु, तो कहां काम करोगे? डन। अपनी मास्टरी करना चाहते हैं तो आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पर मास्टरी करनी ही होगी। पर सवाल है, आंसर कैसे लिखे जाएं? आंसर लिखने की बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है? कैसे बेस्ट आंसर डिलीवर किया जाए? सोचा कैसे जाए? मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग कैसे की जाए? कई बार ये सवाल आपको बहुत उलझाते हैं। मैं आपका गाइड ओजांक लेकर आ रहा हूं MAP मेंस आंसर प्रैक्टिस प्रोग्राम, जहां हर दिन आकर मैं आपसे मेंस आंसर प्रैक्टिस के बारे में बात करूंगा, वो भी सिलेबस वाइज, यानी कॉन्सेप्ट बताने के साथ साथ आपको क्रिटिकल थिंकिंग भी सिखाऊंगा, और साथ ही साथ सिखाऊंगा कि किसी क्वेश्चन पे एक मॉडल आंसर कैसा होना चाहिए। तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाएं। ओजांक एनी टाइम लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लें, वहां दिन में 1:30 बजे, या हमारे YouTube चैनल IAS विद ओजांक सर पर ये क्लासेस अवेलेबल रहेंगी।
कितने प्राइस होनी चाहिए इसकी? 8,000, 10,000 या 12,000? नहीं, ये क्लासेस बिल्कुल निःशुल्क है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, ये टोटली फ्री क्लासेस हैं मेरे द्वारा और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ सिखाऊंगा। तो अब देर किस बात की, जुड़ जाइए मैप प्रोग्राम के साथ, यानी मेंस आंसर प्रैक्टिस, और यूपीएससी में अपनी सफलता को बिल्कुल सुनिश्चित कर लीजिए।